नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम वन शॉर्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो का की तो हमारे आसपास के पदार्थ, इस पूरे चैप्टर की मैटर एंड अवर साउंडिंग्स, इस पूरे चैप्टर की वन शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वैसे तो कक्षा 9th के बच्चों के लिए है, वैसे कोई भी विज्ञान वाला इसे देख सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय नंबर 1, साइंस का चैप्टर है, क्लास 9th का। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ कहलाता क्या। चैप्टर का नाम तो हमने पढ़ लिया कि हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन तो यहाँ पर जो पदार्थ शब्द है, इस पदार्थ शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु, चीज या सामग्री जिसका द्रव्यमान होता हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए दे रखा है इन्होंने, पेन, किताब, फोन, घर, जीव जंतु, पौधे, आकाश, तारे, पृथ्वी और भी आगे हैं। तो देखिए हमारे आसपास की वह प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का तो द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है, यानी जिसका आयतन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के होने के लिए दो चीज़ें मायने रखती हैं, पहला द्रव्यमान, दूसरा स्थान घेरती है यानी कि आयतन। अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा स्वयं का आयतन हो यानी कि जो स्थान घेरती हो, तो वह पदार्थ कहलाएगी। देखिए पेन है, पेन का स्वयं का द्रव्यमान होता है, आप उसे तौलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वजन आएगा, आयतन, यानी कि वह कोई ना कोई जगह घेरता है। देख लीजिए पेड़ पौधे ले लीजिए, आकाश के तारे ले लीजिए, पृथ्वी, सूर्य, सब कुछ पदार्थ है। तो मैंने अभी कहा कि सब कुछ पदार्थ है, तो क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ भाई, क्या सब कुछ सच में सब कुछ पदार्थ है। लिखा हुआ है क्या सब कुछ पदार्थ, तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं है, तो वो क्या है वो जानना है। लिखा हुआ है कि ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, निर्वात इत्यादि पदार्थ नहीं है। क्या क्या, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, निर्वात, ये निर्वात है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, निर्वात गलत लिखा गया, निर्वात इत्यादि पदार्थ नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। आप देखेंगे ऊष्मा जलती है, यह एक, इससे हमें पता लग जाता है, मतलब हमारे अंदर से एक भाव आता है कि हाँ भाई यहाँ पर गर्मी है, महसूस कर सकते हैं हम, लेकिन ऊष्मा का कोई द्रव्यमान नहीं होता। फिर देखिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है हमारी ओर, हमें सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ नज़र भी आता है, लेकिन उसका ना कोई द्रव्यमान होता है, स्थान तो थोड़ा बहुत, स्थान भी नहीं, हाँ स्थान घेरता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। विद्युत स्थान घेरती है, लेकिन उसका कोई टेम्परेचर, मतलब उसका कोई मास यानी द्रव्यमान नहीं होता। देखिए निर्वात का भी कोई द्रव्यमान नहीं होता। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर ना कोई वायु हो ना कुछ हो, ना ही वायुमंडल हो, यानी कि अंतरिक्ष, ऐसे हम अंतरिक्ष कह सकते हैं। फिर देखिए क्या इतनी ही चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं है या फिर और कुछ है। हाँ तो कुछ और भी है, जैसे कि दुख, दर्द, प्रेम, विचार, खुशी, सोच हमारी इत्यादि, ये सब पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय के भाव हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय एवं यूनानी, जो प्राचीन भारत के और यूनानी के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। किन्होंने, तो दार्शनिक, जो पहले दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंचतंत्र कहा गया। पंचतत्व, देखिए 5 मूल तत्व यानी कि पंचतत्व का नाम दिया गया।
ठीक है। लिखा हुआ है कि जल, तो वो तत्व कौन से हैं 5? तो देखिए, पहला है जल, दूसरा अग्नि यानी कि आग, तीसरा पृथ्वी यानी कि भूमि, चौथा आकाश, पांचवा वायु। तो ये वो 5 तत्व हैं जिन्हें क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। तो इन्हें पंच तत्व किसने कहा? तो भारत के एवं यूनान के प्राचीन दार्शनिक थे, जिन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। और भी पंच तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश एवं वायु हैं। आपको दिखना बंद हो गया होगा, ठीक है। हाँ, वो निर्वात लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि वर्तमान वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 अवस्था में वर्गीकृत किया। प्राचीन वालों ने 5 में किया था, तो वर्तमान वालों ने उसे 2 में वर्गीकृत किया गया। तो पहला लिखा हुआ है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। अब देखिए, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, वो भौतिक गुणधर्म किसी भी भौतिक राशि की वे गुण होते हैं जो उसे मापने में सहायक होते हैं, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी वह गुण जिसके कारण उस भौतिक राशि का मापन किया जा सके, मापना, जैसे कि उसे तौला जा सके, उसकी लंबाई नापी जा सके, उसका वजन नापा जा सके, इत्यादि सब कुछ वो भौतिक गुण होते हैं। फिर देखिए, रासायनिक गुणधर्म क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुणधर्म आंतरिक गुणधर्म होते हैं, मतलब अंदर के, जैसे कि वह किस चीज़ से मिलकर बनी है, कौन सा तत्व उसमें कितनी मात्रा में मिला हुआ है, तो वो सब रासायनिक। इस चैप्टर में आपको भौतिक गुणधर्म पढ़ाए जा रहे हैं और अगले चैप्टर में आपको रासायनिक गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसी में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपके भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर आपको पदार्थ को 3 भागों में पढ़ना पड़ेगा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। और जो रासायनिक गुणधर्म है, इसके आधार पर आपको पदार्थ को 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा। पहला शुद्ध, जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, और दूसरा अशुद्ध नहीं, इसे कहेंगे मिश्रण। शुद्ध का अपोजिट यानी विलोम तो होता है अशुद्ध, लेकिन इसमें हम मिश्रण पढ़ते हैं साइंस की भाषा में, उसे अशुद्ध नहीं कह सकते। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ पर सरका देते हैं। ये तुम काय को रह गए, ठीक है। तो देखिए, आगे पढ़ना हमें पदार्थ के भौतिक गुण। तो देखिए, पदार्थ का पहला भौतिक गुण है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। देखिए, इस पक्ष पर जो ये तथ्य लिखा है, इस तथ्य पर 2 पक्ष मिलते हैं। पहला कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह है, कैसा है? सतत होता है। सतत का अर्थ जैसे जो एक लंबा टुकड़ा है, मतलब इसी की तरह के पदार्थ होते हैं, बिल्कुल लंबे सीधे। लेकिन दूसरा जो तर्क था वो यह था कि पदार्थ रेत की तरह कण के रूप में होते हैं, काहे के कण के रूप में होते हैं। और बाद में चलकर यही वाला जो तथ्य है, यही कि रेत की तरह पदार्थ के कण होते हैं, इस तथ्य को मंजूरी दी गई। और हम आज भी यही पढ़ते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब देखिए, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। फिर बात है कि पदार्थ के कण होते कितने छोटे हैं, तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि एक बार जो पदार्थ का कण जब अपनी बिल्कुल सबसे छोटी मात्रा में पहुंच जाए, तो वहाँ से एक और छोटी मात्रा में ना जा सके, ये इतना छोटा हो सकता है। जैसे कि एक
बॉक्स है। तो इसे आप ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। ये भी एक पदार्थ है, इसे ऐसे ऐसे काट लिया। देखिए मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, साबुन है, साबुन जिससे आप कपड़े धोते हैं, साबुन है। तो साबुन को आपने 4 हिस्से में तोड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इस साबुन को आप बहुत टाइम लगेगा गलने में, लेकिन आप इसे पानी में डालेंगे 1 से 2 दिन लग जाएंगे। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तो कुछ आप 2 से 3 दिन बाद जब देखेंगे तो साबुन नहीं मिलेगी, बल्कि इसके कण छोटे छोटे भाग में वर्गीकृत होकर आपके पानी में घुल जाएंगे, लेकिन आपको वो कण दिखाई नहीं देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब इस साबुन थी इतनी बड़ी, हमने उसके 4 बराबर हिस्से करे। देखिए 4 बराबर हिस्से, उसमें से एक हिस्सा लिया। अब इस एक हिस्से के भी इतने टुकड़े करे जितने की हो सकते हों, जितनी बार भी ये टूट सके उतने टुकड़े कर लो। तो अंत में जो ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसका और टुकड़ा ना हो सके, तो वही पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे, पहला तथ्य और दूसरा तथ्य। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। देखिए पदार्थ कुछ इस तरीके से ठोस होता है, वो बना होता है। अब इस बीच जो इनके जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, कुछ क्या पाए जाते हैं जी, कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जब आप साबुन को पानी में मिलाएंगे तो 2 से 3 दिन बाद जब आप देखेंगे आपको साबुन के कण दिखाई नहीं देंगे। तो वो जो कण होते हैं छोटे 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 होके इन्हीं रिक्त स्थानों में जाकर समा जाते हैं, जिस कारण से आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं या गति करते रहते हैं। हाँ, तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने घर में सुबह पूजा करते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को, तो वो अगरबत्ती जलकर उसका धुआं एक जगह से आपके पूरे कमरे में फैल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, और ये गति तब अधिकतम होती है जब उस पदार्थ का ताप अधिक हो। यानी कि जब ताप बढ़ेगा तब पदार्थ के कणों की गति बढ़ेगी, और अगर जब ताप घटेगा तो पदार्थ के कणों की गति घटेगी। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के अंतर्गत जो गति होती है वो गति होती है गतिज ऊर्जा के कारण, और गतिज ऊर्जा तब ज़्यादा बढ़ती है जब पदार्थ के जो पदार्थ होती है पदार्थ की ताप यानी कि उसमें ऊष्मा अधिक होती हो। ठीक है, तो आप इन्हें भी समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पदार्थ की कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे कहेंगे कि पदार्थ के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है, पदार्थ के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ठोस होते हैं, ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, इसके कण समीप होते हैं, और जिसके कण समीप होंगे तो उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होगा, अंतराणविक आकर्षण बल, ये अधिक होगा। जिसके कण दूर दूर होंगे उसके मध्य ये बल कम होगा। जिसके कण बहुत दूर दूर होंगे उसके मध्य कण ये जो आकर्षण बल होगा, अंतराणविक आकर्षण बल, वो बहुत ही कम होगा, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा। टूटते ही ये कण कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इसके जो कण हैं इसे टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
इसके लिए तो जब तोड़ेंगे तो पूरा पदार्थ ही टूट जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए जी, जो आपको जी सफ़ेद डॉट दिख रहा होगा जी, तो ये एक मान लीजिए गोली है, गोली। अब देखिए ये है ऐसे पदार्थ जिनके कण बहुत दूर दूर हैं, इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम है। तो देखिए जो गोली जा रही है दूर दूर है, तो इसके जो पदार्थ टूट जाएंगे। देखिए पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इनका जो बंध है ये बंध टूटेगा। देखिए गायब हो गए, पदार्थों को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये अलग अलग हो गए। अब देखिए जो द्रव है, ये द्रव में थोड़े से कण पास पास होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा इसका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। अब देखिए जो गोली यहाँ से गुजरेगी, देखिए इसके जो कणों को तोड़ने में इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगी। अब देखिए ठोस के सामने से जब यही गोली गुजरेगी तो ठोस के पदार्थ के कण ही टूट जाएंगे और ठोस दो टुकड़ों में हो जाएगा। देखिए लेकिन बंध नहीं टूटेगा, बंध नहीं टूटा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया कि पदार्थ का भौतिक गुणधर्म के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए लिखा हुआ है 3 प्रकार से, पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा है गैस। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ठोस कहाँ गए, ठोस कहाँ है यार, ठोस लिखने ही भूला, नहीं ठोस लिखा हुआ था, ठोस कहाँ गया, सॉरी ठोस लिखना भूल चुके हैं। इसमें ठोस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि ठोस। देखिए पहला ठोस, ठोस पदार्थ का, ऐसे पदार्थ आपको लिखना है कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आकृति व आयतन निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं, उन्हें ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं गुम्मा, गुम्मा ले लीजिए आप, गुम्मा जिससे ईंट कहते हैं, ईंट जिससे मकान बनता है। आप इस ईंट को चाहे 1 साल बाद देख लीजिए, चाहे 5 साल बाद, या फिर 1 रात बाद, इसका जो आकार होगा, आकार वो एक आयताकार ही रहेगा, घनाभ आकार ही रहेगा, घनाभ देख लीजिएगा, घनाभ। और इसका जो आयतन होगा, जितना इसका शेप है, जितना जो स्थान घेरेगा ये उतना ही घेरेगा, चाहे जितना चाहे समय बाद लग जाए। ठीक है, लेकिन जब आप इसके कणों को अलग अलग करना चाहेंगे तो ये बीच में से टूट जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा अद्धा ईंट, जिसे आपको दीवार के किनारों पर लगाना पड़ेगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला लिखा हुआ है। ठोस को आपने जान लिया, आई होप। ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। देखिए तो लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आकृति अनिश्चित होते हैं। अब द्रव जिनका आकार और आकृति देख लीजिए कुछ इस तरीके से। पानी को ले लीजिए, पानी ये गिलास है, एक गिलास मान लीजिए, एक गिलास, गिलास में जो आपने कुछ पानी ले लिया, पानी, ये पानी है 250 ml। ठीक है, जिसका आयतन है, आपको फिर एक और बर्तन ले लेना, गोल थाली ले लेनी, ये थाली हो गई। अब जैसे ही इस 250 ml पानी को इस थाली में डालेंगे, थाली में डालोगे तो ये पानी कुछ, देखिए अभी ये इस आकार का है,
जो पानी कुछ इस आकार का फैल जाएगा, लेकिन पानी 250 ml ही रहेगा। अर्थात इसे जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी का रूप ले लेगा। इसका आकार और आकृति तो अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। देखिए, लेकिन ऐसे पदार्थ द्रव कहलाते हैं। द्रव है जी, ठीक है। लेकिन जो ठोस होते हैं, ये ठोस को यदि आप किसी अलग जगह डालोगे तो या तो ये टूट जाएंगे या फिर अपने निश्चित ही आकार में रहेंगे, लेकिन इनका आकार कभी नहीं बदलेगा, ना ही आयतन बदलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपने दूसरा भी समझ लिया होगा। तो ऐसे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए पानी, डीजल, पेट्रोल या फिर जूस, कुछ भी। तो देखिए तीसरा लिखा हुआ है गैस। ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आकृति और आयतन तीनों ही अनिश्चित होते हैं, उन्हें पदार्थ को गैस का पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए, आपको लेना है गैस। आप जिस कमरे में इस वक्त बैठे हैं उस कमरे की गैस, उस कमरे में जो वायु उपस्थित है, ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, यहाँ पे उसका दरवाजा। इस कमरे में जितनी भी गैस है, आप चाहें तो इस गैस को एक छोटे से गिलास में, बोतल कुछ इस तरीके की बोतल में भी भर सकते हैं पूरी गैस को। बोतल नहीं, इसे आप कहेंगे सिलेंडर। इस सिलेंडर में भी आप भर सकते हैं इस कमरे की गैस को। देखिए, इस कमरे में जो गैस होगी वो बहुत होगी, आयतन में और आकार में भी। लेकिन देखिए, आप जब इस गैस को सिलेंडर में भरेंगे तो आयतन में भी कम हो जाएगी और आकार में भी। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं, गैसों का ना तो आकार, ना ही आयतन और ना ही आकृति निश्चित होता है। ये तीनों ही अनिश्चित होता है। ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए लिखा हुआ है ठोस, द्रव, गैसों में अंतर जानना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि गुणधर्म के आधार पर, जो आपको गुणधर्म दिए गए हैं, गुणधर्मों के आधार पर कुछ अंतर दिए हैं जिन्हें आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है लाल नहीं चलेगा, सफ़ेद चलेगा। देखिए पहला गुणधर्म लिखा हुआ है कि आकार, जो ठोस होते हैं, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। जो ठोस होते हैं, ठोसों का जो आकार होता है, ठोसों का आकार हमेशा निश्चित होता है, परंतु जो द्रव होते हैं, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। आयतन, देखिए ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। पर देखिए लिखा हुआ है घनत्व। घनत्व क्या कहलाता है? तो घनत्व का सूत्र जान लीजिए। चलिए घनत्व के बारे में अभी बता दें, थोड़ा सा पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है। क्यों होता है ये आपको बताएंगे। तो देखिए द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है, परंतु गैस से ज़्यादा होता है। तो फिर लिखा हुआ है ठोस, मतलब घनत्व गैस का सबसे कम होता है। फिर देखिए दृढ़ता यानी कि कठोरता। फिर देखिए ठोसों की दृढ़ता सबसे अधिक होती है, और जो द्रव है, द्रव की दृढ़ता ठोसों से कम परंतु गैस से अधिक होती है, और गैस की सबसे कम होती है। संपीड़ितता का अर्थ होता है उसे दबाना, पिचकाना। तो ठोसों की जो संपीड़ितता है वो नगण्य होती है, और इसी तरह द्रव की, लेकिन जो
गैस है, गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। संपीड्यता का अर्थ होता है पिचकाना किसी भी चीज़ को। देखिए ये पॉक्स आता है, खाए होंगे आप, 5 रुपए में आता, कुछ इस तरीके से फूला हुआ, ये पॉक्स होता है। OX आता है, कुरकुरे, कुछ भी आता है, ठीक है, ये पॉक्स आता है, कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर सील लग गई, यहाँ पर लिखा हुआ OX, कुरकुरे लिखा हुआ, ठीक है। इसमें गैस भरी जाती है। जब आप ऐसे यहाँ से दबाओगे तो यहाँ से एक आध छेद होकर इससे सारी गैस निकल जाएगी, या फिर ऊपर कहीं छेद होकर गैस निकल जाएगी और ये बैठ जाएगा। फिर ये उतना ही फूला रहेगा जितना इसमें OX पॉक्स जो कुछ भी आता है जिसमें वो स्थान घेरेगा। तो वही होता है संपीड्यता, जो ठोसों की सबसे कम होती है और द्रव्यों की भी कम होती है, लेकिन गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि विसरण दर। तो देखिए विसरण दर का अर्थ होता है फैलना। जैसे कि पानी की विसरण दर सबसे अधिक होती है। पानी को आप फर्श में फैलाएंगे तो ये फैल जाएगा। फिर आती है ऑक्सीजन गैस। गैस को जब आप लीक करोगे, ऑक्सीजन नहीं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम पर आती है। जब इस गैस को छोड़ा जाता है सिलेंडर से तो ये बहुत तेज़ी से भागती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये विसरण दर जो ठोसों की नहीं होती है लेकिन द्रव और गैस की होती है, गैस की सबसे अधिक होती है। आकर्षण बल जो आपको मैंने बताया, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोसों में होता है, फिर द्रव्य में, उसके बाद गैस में। रिक्त स्थान सबसे अधिक पाए जाते हैं द्रव्य में, फिर गैस सबसे अधिक पाए जाते हैं गैस में, फिर द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होते हैं क्योंकि इसके कण पास होते हैं। इनके कणों का अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होता है और इस कारण से इसके कण कंपन गति के कारण पाते हैं। गति तो करते हैं, कंपन गति करते हैं, जिससे दृढ़ होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है, अब हमने ये तो जान लिया कि 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए कोई पदार्थ है बर्फ, क्या ये बर्फ है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो हाँ। पानी गैस अवस्था में तो वाष्प। तो अब क्वेश्चन बनता है, देखिए पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान द्वारा होने वाला बदलाव, यानी कि कोई पदार्थ की ठोस अवस्था क्या द्रव में चेंज हो सकती है, गैस में चेंज हो सकती है, या ठोस सीधे ही गैस में बदल सकता है? तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ। तो कैसे? तो इसके कर सकते हैं 2 प्रकार से, एक तापमान द्वारा और दूसरा होता है हमारा दाब द्वारा। दाब यानी प्रेशर द्वारा, ताप यानी टेम्परेचर द्वारा, ठीक है। तो देखिए ठोस होते हैं, ठोस ठंडे होते हैं, पहली तो ठंडे होते हैं। इसके जो कणों की आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल लिख रहा हूँ मैं, आकर्षण बल वो सबसे अधिक होता है, प्रबल होता है। इसके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है, और ये ठंडा होता है। जब इस ठंडे को गर्म किया जाए, इसमें गर्मी दी जाए, ताप दिया जाए, इसका ताप बढ़ाया जाए, ताप बढ़ेगा तो ये द्रव में कन्वर्ट होगा। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही ये इस ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है गलन की प्रक्रिया, या फिर इस प्रक्रिया को संगलन कहा जाता है। और वह न्यूनतम ताप जिस पर ये ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है
उसे गलनांक कहा जाता है। गलनांक कहा जाता है, ठीक है, गलनांक नहीं, गलनांक। गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है, गलनांक बिंदु कहा जाता है। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और एक 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 के, यानी कि केल्विन। केल्विन मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक है काय का, तो टेम्परेचर का, यानी कि ताप का, ठीक है। फिर देखिए, फिर इसे और ऊर्जा, अगर इस जैसे ही ठोस को ऊर्जा दी जाती है तो वह द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट होता है। तो कब कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जितना समय इसे ठोस से द्रव में बनने में लगता है उसे कहा जाता है संगलन की प्रस्तुतीय ऊष्मा। आगे आपको बताते हैं संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। वह समय होता है, वह ऊष्मा होती है जिसमें कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है। वायुमंडलीय दाब पर जब 1 किलोग्राम ठोस को जब द्रव में कन्वर्ट करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा को कहा जाता है संगलन की प्रस्तुतीय ऊष्मा, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है, जब ये ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब हम द्रव को और अधिक ऊष्मा देंगे तो यह धीरे धीरे से गैस में कन्वर्ट होने लगेगी, गैस में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी और यह वाष्प के रूप में उड़ जाएगी। द्रव में देखिए यहाँ पर ठोस होता है, बर्फ के रूप में बर्फ लेते हैं, बर्फ को जब ज़्यादा ताप दोगे तो वो पानी में बदलेगा। जब ये पानी को ज़्यादा ताप में दोगे तो ये वाष्प में चेंज हो जाएगा, वाष्प में, बर्फ लिखा हुआ है और ये वाष्प में आता है, ठीक है। देखिए, जब कोई द्रव्य को ज़्यादा ताप दिया जाता है, टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा देंगे हम, तो वह काय में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी। और इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस ताप को कहा जाता है क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अतः अपन कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिस पर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, और बहुत न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होना प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। और इस पूरी प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण की प्रस्तुतीय ऊष्मा या फिर गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, एक और प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस डायरेक्ट बिना द्रव में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट होता है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, मतलब ऊर्ध्वपातन बिंदु, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब ठोस को ऊष्मा दी गई, क्या दी गई? ठोस को ऊष्मा दी गई तो यह द्रव में कन्वर्ट हुआ, द्रव को ऊष्मा दी गई तो यह गैस में कन्वर्ट हुआ। और जब ठोस को ज़्यादा ही, इन सब से ज़्यादा ही ऊष्मा दी गई तो सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो इनकी जो गतिज ऊर्जा, कण है, इन कण की जो गति है, गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी।
और यह काय में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका देखिए कण है, कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है टेम्परेचर पर, ताप बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इनके मध्य का आकर्षण बल टूटेगा, इनका आकर्षण बल कम होगा तो द्रव में कन्वर्ट होंगे, और आकर्षण बल कम होगा तो इनके जो कण हैं, कण एक दूसरे से बंध को तोड़ेंगे तो भागेंगे, और भागेंगे तो गैस बन जाएगी, गैस बनेगी तो वाष्प में पानी चेंज हो जाएगा। ये सब हो रहा है ऊष्मा के कारण। जब ऊष्मा अधिक होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अंतराण्विक आकर्षण बल टूटेगा तो पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट होगा। देखिए यदि गैस को ठंडा किया जाए, गैस को ठंडा किया जाए तो जब गैस ठंडी होगी तो वह द्रव में कन्वर्ट होगी, और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो वह काय में ठोस में भी कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं, पानी को फ्रिज में जमने के लिए रखते हैं तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है जमना। और वह बिंदु जिस पर यह जमता है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा याद नहीं है ना, इसमें नहीं लिखा है शायद, देखिए उस बिंदु को जमना बिंदु ही कहते होंगे, अभी याद नहीं आ रहा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए तो उस प्रक्रिया को जमना कहते हैं जिस प्रक्रिया से कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। और जब कोई गैस को इतना ठंडा किया जाए कि वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है निक्षेपण। ठीक है, 1 मिनट, गलत बता दिए, गलत। देखिए वह ताप जिस पर कोई गैस ठोस में कन्वर्ट हो जाए उसे निक्षेपण कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन की उल्टी जो क्रिया होती है, प्रतिलोमीय प्रक्रिया जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। आपको जो पढ़ना है क्लास 9th के लिए, उसके लिए आपको पढ़ना है संगलन। ठीक है, संगलन पढ़ना है, गलनांक बिंदु पढ़ना है। देखिए मैं आपको कुछ निशान लगा रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। संगलन, गलनांक बिंदु, वाष्पीकरण, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन एवं ऊर्ध्वपातन बिंदु। ठीक है, चलिए अब इन्हें पढ़ते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, और निक्षेपण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जमना नहीं पढ़ना है और ना ही। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है गलनांक क्या कहलाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह गलनांक बिंदु कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य बताता है। देखिए जो जितनी जल्दी गलेगा, जैसे कि पानी है, जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर टूटता है। लेकिन आप किसी और चीज़ को ले लीजिए, पत्थर, ये कब पिघलेगा? जब इसे आपको 1000 से भी ज़्यादा, 100 डिग्री से भी ज़्यादा का ताप दोगे जब ये पिघलेगा। और भी हो सकता है कि और ज़्यादा ही ताप देना पड़े। तो इससे क्या मतलब निकलेगा? देखिए कोई ठोस द्रव में कब कन्वर्ट होता है? जब उसे ऊष्मा ज़्यादा दी जाए। ऊष्मा क्या करती है कि उसके जो कण हैं, कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, तो जब वो अधिक होता है तो कण कंपन गति करता है। लेकिन जैसे ही ऊष्मा बढ़ेगी तो वह कंपन गति से गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ देता है। वो आकर्षण बल टूटते ही वह द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि
देखिए जो फत्तड़ है, फत्तड़ 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है कणों के मध्य का, वो बहुत ज़्यादा प्रबल है बर्फ की अपेक्षा। तो यही लिखा हुआ है कि सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए दूसरा लिखा हुआ है संगलन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है। आपको ये सब समझा चुका हूँ। संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा व्यय होती है उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? संगलन। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसे ही संगलन की प्रस्तुति ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए लिखा हुआ है कि इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कण, गलती बात है, तो वह कण ठीक है जी, लिखा हुआ है कणों की गतिज ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। देखिए मैं हम आपको समझा ही देते हैं। तो देखिए संगलन की प्रस्तुति ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जिस ऊष्मा पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये क्या हो गया? वह ऊष्मा होती है जिस पर कोई ठोस बर्फ या फिर ठोस द्रव में कन्वर्ट यानी कि पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है। पानी यानी कि द्रव में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस बीच जितनी भी ऊष्मा व्यय होती है उस ऊष्मा को संगलन की प्रस्तुति ऊष्मा कहा जाता है। और देखिए जब ये प्रक्रिया चल रही होगी इसके बीच में जहाँ पर पदार्थ आधा ठोस अवस्था में होगा वो आधी द्रव अवस्था में होगा, उस बीच जब आप हाथ डालोगे तो सबसे अधिक जो ठंडा होगा वो ठोस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे के समीप होंगे, लेकिन द्रव जो है थोड़ा ठोस से कम ठंडा होगा। ठंडा तो होगा लेकिन कम, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ऊष्मा है वो अंदर जा चुकी होगी। क्योंकि जो जितनी ऊष्मा लग रही है ये सारी पानी के अंदर जा रही है, वो सारी की सारी ऊष्मा पानी में चली गई होगी, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं। इसी कारण से लिखा हुआ है कि उसी टेम्परेचर पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी। ठीक है, आई होप कि आप ये भी समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्वथनांक क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव बदलने लगता है उसे ही क्वथनांक कहा जाता है। गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अभी लिखा हुआ है बाष्पीकरण किसी एक पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलता है उसे बाष्पीकरण कहा जाता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बिल्कुल वैसा ही है, जितनी ऊष्मा भी काय को द्रव को गैस में बदलने में लगेगी उसे ही बाष्पीकरण कहा जाता है। और वह ऊर्जा केल्विन के हिसाब से 373.15 केल्विन होती है। ऊर्ध्वपातन मैंने आपको पढ़ाया है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस जब सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका उदाहरण आप कपूर या फिर अमोनिया क्लोराइड ले सकते हैं। कपूर को घर की पूजा में आपने जलते हुए देखा होगा। जब आपके यहाँ कथा या फिर हवन बजती है तो जब कपूर को ऊष्मा मिलती है आँच देते हो तो इससे धुआं छूटता है, फुस 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 फुस, कुछ इस तरीके का। जो धुआं निकल रहा होता है यही धुआं होती है गैस। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे जी ठोस यहाँ पर उड़ के आ गया है, लिखा हुआ है। देखिए ठोस, मैंने कहा था ठोस लिखा हुआ है। ऐसे पदार्थ जिनका आकार आकृति सब कुछ निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि दाब दबाना। अभी हमने सीखा कि ताप दबाना कैसे हम बदल सकते हैं काय को ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से सीधे ठोस। ठीक है, अब जानना है कि दाब दबाना कैसे बदला जा सकता है। दाब के बढ़ाने पर या तापमान के घटाने से
गैस द्रव में बदल सकती है। तो कैसे, चलिए इसे समझते हैं इस पेन से। देखिए पेन भी चेंज करना है। कैसे, इससे काम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दाब के बढ़ाने पर, जैसे जे कोई एक पिस्टन है, जे कोई बर्तन है मान लो, इसमें जो गैस भरी हुई है, गैस के कण अभी थोड़े थोड़े दूर हैं। जब इस पर कोई बाहरी चीज दाव लगाएगी, ये दाव लग रहा है, तो इसके जो कण है वो थोड़े पास पास आएंगे, पास 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 पास। तो जब आपने पढ़ा है कि जब ठोस के कण दूर दूर जाते हैं तो वह द्रव में कन्वर्ट होता है, और जब द्रव के कण दूर दूर जाते हैं तो वह गैस में कन्वर्ट होता है। फिर जब उसे ठंडा करते हैं तो गैस के कण पास पास आते हैं तो वह द्रव में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही है, अभी जो गैस है, गैस के कण दूर दूर होंगे, लेकिन जब इस पर दाव लगेगा तो कण पास पास आएंगे और ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। मुबारक हो, हमने द्रव बना लिया। फिर देखिए तापमान के घटाने से, वही बात है भैया, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा था, टेम्परेचर घटा देंगे तो वह गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अभी एक और पढ़ना भूल गया, लिखा हुआ है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी कि ATM हो तो एटमॉस्फेयर मात्रक है काय का, तो दाब का। कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में से बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। सूक्ष्म बर्फ, जो कि आपने टीवी शो देखा होगा जिसमें यमराव या फिर इंद्रदेव का लोक दिखाया जाता, उसमें आपने देखा होगा कि बादल से बने होते हैं जिस पर वो लोग चलते हैं। ठीक है, तो जिस पर वो लोग चलते हैं तो वो सूक्ष्म गैस का ही कमाल होता है, जो बिना किसी चीज़ में रुके। सूक्ष्म बर्फ का ही कमाल होता है, जो बिना द्रव में बदले काय में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए वाष्पीकरण को आप सब पढ़ ही चुके हैं। वाष्पीकरण में कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है। लिखा हुआ है वाष्पीकरण से प्रभावित होने वाले कारण सतही क्षेत्र। देखिए सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गलत लिखा है ये बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो उसकी दर बढ़ जाती है। कैसे, तो समझते हैं। 1 गिलास पानी आपको अपने कमरे में इसी वक्त फैलाना है, तो आप देखेंगे कि उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर एक और गिलास पानी थोड़ा सा दूर फैलाना है, उसे अपने पैर से उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर फैला देना है। आप देखेंगे कि वो पानी जल्दी सूख जाएगा। उस इकट्ठे पानी की अपेक्षा, यही लिखा है कि जैसे ही सतही क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। अतः सतही क्षेत्र, हम कहेंगे कि सतही क्षेत्र समानुपाती या फिर समानुपाती होता है काय के, तो वाष्पीकरण के। जितना ज़्यादा क्षेत्र बड़ा होगा उतने ही जल्दी वाष्पीकरण होगा, जितना छोटा क्षेत्र होगा उतने ही देर में वाष्पीकरण बढ़ेगा। फिर देखिए लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। सही बात है। देखिए जब ठोस होता है, ठोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दें तो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम वाष्पीकृत कहते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है आर्द्रता वो टेम्परेचर होता है जिससे आपके आसपास की वायु में जल की मात्रा पता की जाती है। लिखा हुआ है कि जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक
होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आपने कपड़े जब छत पर सुखाने जाते हो, कपड़े गर्मियों के दिनों में आपके कपड़े गीले होते हैं, परंतु गर्मी के कारण जो वायु चल रही होती है वो गर्म होती है, उसमें ठंडक नहीं होती है। ठंडक जहाँ होती है वहाँ पर पानी ज़रूर होता है, और जहाँ पर गर्माहट होती है वहाँ पर आँच ज़रूर होती है, ऊष्मा ज़रूर होती है। तो गर्मियों के दिनों में ऊष्मा होती है काय में, वायु के कणों में, जो अपने साथ पानी को ले उड़ती है, इसीलिए आपके कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन जब बरसात होती है तो चारों ओर पानी बरस रहा होता है और वायु के कणों में भी पानी मिक्स होता है। जैसे ही आप कपड़े ऊपर सुखाने जाएंगे या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं गिर रहा होगा, तो कपड़ा बहुत देर में सूखेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले से ही वायु के पास जल के कण होंगे। तो अब जैसे कि आपको एक पेन बॉक्स दिया गया जिसमें आप 10 पेन रख सकते हैं, तो आपको 10 की जगह 11 दे दिया जाए। 10 पेन आपके पास पहले से ही है, आपसे कहा जाए कि 5 और रख लो, तो आप कहाँ रखोगे? नहीं रख पाओगे। बिल्कुल वैसा ही है कि वायु में पहले से ही जल के कण होते हैं, तो वो और कण नहीं ले जा पाते। जैसे कि अगर आपके पास 8 पेन होते और 10 पेन की जगह होती, तो आप 2 पेन और मुझसे ले सकते थे। वैसे ही कुछ कण ऐसे हो जाते हैं जल वायु में कुछ जगह बच जाती है जहाँ पर जल की मात्रा कम रहती है, तो वो धीरे धीरे से आपके जल को लेती जाएगी और बहुत देर में आपके कपड़े सूख जाएंगे। अर्थात लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आई होप कि आप ये भी समझ चुके होंगे। फिर लिखा हुआ है कि वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होती है। तो देखिए लिखा हुआ है कि वायु के तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, अभी आपको बताया, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ये आप सब समझ ही चुके होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता, इसे समझना है। देखिए लिखा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। देखिए इसका सीधा सा अर्थ इतना सा है कि जब आप खुले हुए बर्तन में द्रव को रखेंगे, आपको ऐसा करना है कि आप सुबह चाय पीते हो, चाय आप लोग पीते हो? नहीं, मैं तो पीता हूँ। यहाँ पर समझते हैं। चाय आपको पीनी है 2 चीज़ों में, एक गिलास में, गिलास ये बनाया मैंने, गिलास, और दूसरी आपको पीनी है कटोरी में, प्लेट कह सकते हैं, प्लेट। ये बन गई हमारी प्लेट। ऐसे लगते हैं सर, प्लेट। ये हो गई प्लेट और ये हो गया गिलास। इसमें आपको चाय भर लेनी है। चाय थोड़ी लाल सी होती है, सफ़ेद होती है, दूध वाली चाय बनाएंगे अपन। ये हो गई लो जी सफ़ेद वाली चाय। दही नहीं है भाई, चाय है, चाय। चाय, ये भी चाय, 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 चाय वाला। देखिए ये चाय बन चुकी है, चाय का धुआं भी निकलना है अभी।
चाय गर्म है, खोल रही है, धुआं तो निकलता ही है। ये तो नहीं पता आपके पास निकलता कि नहीं, मेरे पास तो निकलता है। देखिए जो धुआं निकल रहा है। देखिए जो धुआं निकल रहा है। अब बताइए प्लेट का जो एरिया है, सरफेस सतह है, वो बड़ी है। अभी आपने पढ़ा कि सतह ज़्यादा होगी तो वाष्पीकृत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सतह छोटी होगी तो पानी बहुत देर में वाष्पीकृत होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। देखिए गिलास की सतह छोटी है, मुंह छोटा है, जहाँ से जो वायु, जो हवा मतलब गैस है, गर्मी वो धीरे धीरे निकलेगी, टिप 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 इस तरीके से। लेकिन जो प्लेट है उसका जो एरिया है यानी कि सतह है वो बड़ी है, इसीलिए गैस एक साथ निकलेगी। और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा यानी शीतलता। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि खुले हुए बर्तन में, जो खुला है, गिलास की अपेक्षा ज़्यादा खुला है। खुले हुए बर्तन में निरंतर वाष्पीकृत होती रहती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ से जो गैस जा रही है, गैस उड़ेगी तो यहाँ पर ऊष्मा यानी कि ताप की कमी होगी, तो ऊपर वाली जो चाय होगी वो नीचे वाली चाय से ऊष्मा ग्रहण करेगी। इस तरीके से धीरे धीरे पूरी ही चाय ठंडी हो जाएगी। और लिखा हुआ है कि आसपास की जब ऊर्जा अवशोषित कर लेगा तो होने के कारण शीतलता हो जाएगी, यानी कि ठंडक हो जाती है। आई होप कि आप चाय वाला उदाहरण समझे होंगे। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है कि जब आप एसीटोन, तो इतना जान लीजिए कि एसीटोन क्या होता है। तो जब हम नैन में जो पॉलिश लगाते हैं उसे नैन पॉलिश कहते हैं, तो इसे हटाने वाले को एसीटोन कहते हैं। जब आप एसीटोन को नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराएंगे, हथेली बनानी पड़ेगी, हथेली रहने दो, मैं नहीं बना पाऊँगा। हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकरण हो जाती है, जिससे आपकी हथेली को शीतलता प्राप्त होगी। आपके पास पेट्रोल होगी, पेट्रोल इसलिए क्योंकि कुछ लड़के हैं जो नेल पॉलिश नहीं लगाते, लड़कियाँ लगाती हैं। तो देखिए आपको पेट्रोल अपने हाथ की गद्दी पर रखनी है, एक बूंद नहीं, थोड़ा ज़्यादा ले लेना, 2-4 बूंदें। जैसे ही रखोगे तो आपने सुना ही होगा कि पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाएगा और आपका हाथ ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेट्रोल होता है उसमें वो ऊष्मा के कारण उड़ जाता है, और जब ऊष्मा उसमें कम होने लगती है तो वो आसपास की जगह से ऊष्मा ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करता है और साथ में उसे भी ले जाता है, तो आसपास की जगह पर ठंडक महसूस होती है, यानी कि शीतलता। आई होप कि आप लोग ये भी समझे होंगे। लिखा हुआ है कि तेज धूप वाली गर्म दिनों के बाद जब लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर सोने या बैठने जाते हैं तो जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। देखिए गर्मियों के दिन में, पेन बदल लो, पेंसिल से काम चलाएंगे। देखिए गर्मियों के दिन में नीचे गर्मी लगती है क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, जिस कारण से हमारा परिवार छत पर सोने जाता है। हम लोग छत पर सोने जाते हैं क्योंकि लाइट बार बार आती जाती है और पंखे चलते नहीं हैं। दिन भर कड़ी धूप निकलती है, जिससे कि जो छत है, जो हमारी छत है जो तप जाती है, यानी कि गर्म होती है।
गर्म रहती है। तो हम लोग ना बचपन में इस पर पानी डालाते थे। हम भी नहीं जानते थे तब कि ऐसा क्यों करते हैं। हमारे घर के लोग कहते थे कि पानी डालो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म जगह होती है और जो पानी होता है, पानी के कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। लेकिन उनके मध्य का जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर होता है थोड़ा सा। तब भी जो उस वक्त बाष्प अवस्था में नहीं होता है, उस वक्त जो द्रव अवस्था में होते हैं, ये द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही छत गर्म है, गर्म जगह पर जब इन्हें फेंका जाएगा, जैसे ही गर्म जगह पर पानी फेंका जाएगा तो वहाँ का ताप बढ़ेगा। ताप के साथ जल पर असर पड़ेगा, क्योंकि जल पर भी ऊष्मा लगेगी ताप के कारण। जब आप गर्म छत पर अपना पाँव रखते हैं तो छत गर्म है, पाँव भले ही आपका ठंडा हो लेकिन आपको भी गर्मी लगने लगती है। बिल्कुल वैसे ही पानी ठंडा तो होगा लेकिन वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कणों की गति बढ़ती है, और गति जब बढ़ती है तो जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है। और जब आकर्षण बल टूटता है तो सुरक्षा टूटती है और गैस कब द्रव में कन्वर्ट, और जब कब द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं लगता। जब धीरे धीरे यही प्रोसेस चलेगा तो छत की सारी गर्मी सूख जाएगी और छत ठंडा हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में भी सोने के बहुत मज़ा आता है। बढ़िया हवा और पसीना का मिक्सचर होता है। छत ठंडी हो चुकी है, अब आप सो सकते हैं। और इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों, जो पढ़ने में यदि मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपको ये बिल्कुल प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इस नोट्स को चाहिए है यदि तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ ऐसा नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ पर मोर लिखा होगा, इसे आप टच करना है। टच, नीचे नीली लिंक दी होगी, नीली लिंक, इस नीली लिंक पर भी टच करना। आप हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे या तो फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ नाम से PDF मिल जाएगी। वही इसकी PDF होगी और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये लिंक होगी LI लिंक। और यदि हमारे आसपास के पदार्थ को फुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे 1 2 3 4 5 वीडियो के क्रम में आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर एंड तक बने रहने के लिए। चलिए अब आगे मिलेंगे। इसकी अगली वीडियो आएगा जो लेंथ होगा बहुत बड़ी लेंथ का, जिसमें हम पाठ निहित, देखिए पाठ निहित प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और अगला वीडियो आएगा जिसमें परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।